हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उसमें ब्रेक में जाने से पहले आईटी और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर ये डिजिटल इंडिया मिशन, स्पेक्ट्रम ऑक्शन, उसके रिलेटेड कुछ मुद्दों की चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट की ओर। एज सच एनवायरनमेंट वो तो पूरा एक अलग ही विषय है, लेकिन पढ़ना इसलिए पड़ेगा यहाँ इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और उसका ये वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 के अंदर एक एक चैप्टर उन्होंने दिया है। तो क्लाइमेट फाइनेंस, सरकार क्या स्कीम चला रही है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक रिलेटेड इश्यूज, थोड़े थोड़े मुद्दे देख लेते हैं। एज सच एनवायरनमेंट हैज बिकम अ क्लैश ऑफ आइडियाज। क्लैश ऑफ आइडियाज कैसे? अगर भारत नेशनल लेवल पे हम बात करें तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे अलग अलग भिन्न भिन्न मत चल रहे हैं। कि यूपीए सरकार, उनका ये था कि एनवायरनमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण, फिर मोदी सरकार तो फास्ट ट्रैक कुछ करना है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी से हो सके। सो इन दोनों क्लैश ऑफ आइडियाज का मैनिफेस्टेशन की जब देखने को मिला एनवायरनमेंट क्लियरेंस के अंदर जो जो दिक्कतें आई। तो मतलब नेशनल लेवल पे क्या, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के ऊपर क्लैश ऑफ आइडियाज। जूम आउट करके हम अगर पूरे विश्व में देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, इस पे तो सभी मानते हैं, लेकिन वो किसकी जवाबदारी है, उसके लिए कौन पैसा देगा, उसके लिए किसने टेक्नोलॉजी ज्यादा बना के दूसरों को देनी चाहिए, इसके अंदर भी वापस फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बीच मतभेद चल रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में तकलीफ कौन सी, क्लाइमेट फाइनेंस रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस और उसके रिलेटेड नेशनल लेवल पे तकलीफ है, और फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे तो ये क्लाइमेट फाइनेंस और उससे रिलेटेड इंटरनेशनल स्टेज पे क्या तकलीफें चल रही हैं। ठीक है, आज जो हमने देखना है नेशनल इश्यूज में, सबसे पहले ये पार्क, सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, गो एरियाज, नो गो एरियाज, इन शॉर्ट अलग अलग प्रकार के एरिया पे बात करेंगे। सेकंड, आजादी से पहले, आजादी के बाद कौन कौन से कानून थे और भारत के संविधान में एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा रहेगा कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस में क्या समस्या आ रही थी और उसका निदान करने के लिए मोदी सरकार ने TSR सुब्रमण्यम के अंतर्गत ग्रीन लॉ पैनल बनाई थी, उसने क्या क्या सिफारिशें की। तो सबसे पहला अपना टाइप ऑफ एरियाज। टाइप ऑफ एरियाज में दो टाइप के एरिया या साइट की बात कर सकते हैं। सबसे पहला है अपना कंजर्वेशन साइट्स, उसके अंदर ये टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर वेटलैंड्स, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज। एक एक करके थोड़ी थियरी देख लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ रिजर्व्स, आप ये ग्रीन कलर की लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा रिजर्व है। टाइगर रिजर्व्स में क्या, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और उसका काम कौन देखती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत में कुल मिला के 48 टाइगर रिजर्व है, 70,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया कवर करके रखा है। और बाघों की सबसे ज्यादा आबादी भारत में कहाँ पर, सबसे ज्यादा आबादी मतलब फर्स्ट रीजन इज सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, सेकंड रीजन वेस्टर्न घाट, थर्ड इज शिवालिक एंड गेंजेटिक प्लेन्स और लास्ट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक, उस तो मतलब टाइगर रिजर्व में ये और डेटा आपको मिल जाएगा इस वाली लिंक से। सेकंड इज एलिफेंट रिजर्व। तो हाथियों की भारत में सबसे ज्यादा आबादी कहाँ, पहले नंबर पे केरला भी हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक का सेंसस डेटा अभी आना बाकी है, तो ये जब आएगा। खैर, बॉटम लाइन इज की साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे कौन, आसाम, 5,000 से ज्यादा हाथियों की यहाँ पर आबादी। सबसे कम आबादी कहाँ पर, महाराष्ट्र में केवल 4। अब हाथी तो आपको गुजरात की सड़कों पे भी घूमते दिख जाएंगे, लेकिन ये हम किसकी आबादी बोल रहे हैं, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्क, एलिफेंट रिजर्व के अंदर हाथी देखा जाए उस प्रकार के कितने हैं, तो इस हिसाब से सबसे कम कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में 4। आगे रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड साइट्स भारत के अंदर कुल मिला के 26, और उसपे से सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है 4। गुजरात के अंदर क्या है, हाँ है एक जगह पे नल सरोवर। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, एज सच इन द ईयर 1988 ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर्स ने इसकी व्याख्या दी। बायोडाइवर्सिटी, इसका इतना इंडिजिनस स्पीसीज वगैरह जो भी, विश्व में कुल मिला के 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसके अंदर भारत में कितने हैं, 4। सबसे पहला हिमालय। अब हिमालय तो भारत में भी है, नेपाल में भी है, कहीं कहीं फैला हुआ है। उसमें भारत का कितना, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। सेकंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज इंडो बर्मा, लेकिन बर्मा तो अपना नहीं है, अपना क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ऊपर वाले ये
नीचे नक्शे में आए लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें भारत का क्या, श्रीलंका तो नहीं है अपना, केवल वेस्टर्न घाट्स। और नक्शे में ही नीचे राइट हैंड साइड पे सुंडालैंड, और सुंडालैंड में भारत का क्या, निकोबार। व्हाट इज दिस सुंडालैंड? इट इज इंडो मलय पेनिनजुला, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, ये अपना निकोबार रीजन सब जगह फैला हुआ है। खैर, तो मतलब भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने, ये 4 वाले, और वो भी देश से बाहर भी फैले हुए हैं। तो अपना कितना कितना है ये भी मैंने यहाँ ये टेबल में लिख के दिया है। एज सच हर एक किताबों के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन करके थोड़े ये नाम थोड़े ये नाम, कुछ जगह पे 4 के जगह 8 बना देते हैं, 6 बना देते हैं। दिस इज द ऑफिशियल आंसर। और ऑफिशियल आंसर इसलिए है क्योंकि TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट में इस प्रकार से उसने विभाजित करके दिखाया है। सेम वे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसके वहां सेक्रेटेरिएट में भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में अपना रिपोर्ट प्रगति अहवाल दिया, वहां पर भी उन्होंने इस प्रकार की क्लासिफिकेशन में दिखाया है। सो दिस इज द ऑफिशियल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, कहां पर हैं, ये वाला आप याद रखिएगा। कुल मिला के 4 है, हमने देख लिया, हिमालय, सेकंड इंडो बर्मा, थर्ड इज वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, फोर्थ इज सुंडालैंड जिसमें अपना निकोबार। और ये 4 कैसे गिनाए मैंने, TSR का पेज 29 कमेटी रिपोर्ट में, और भारत का कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वहां पर ये अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट के नाम पे इस प्रकार से सबमिट किया है। खैर, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख लिया। उसके सामने बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB के अंतर्गत ये 70s में प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत ये बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किए जाते हैं। भारत में सबसे पहला नोटिफाई हुआ नीलगिरी इन द ईयर 1986, और उसके बाद कुल मिला के 18 लागू किए गए हैं। इस वाली पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। लेकिन ये सभी 18 को यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व वाला स्टेटस नहीं मिला है। इन 18 में से आधे, मतलब केवल 9 को ही ये दर्जा दिया गया है। आगे यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, ये कौन कौन सी है, ये लिंक आप घर पे देख लीजिएगा, कौन से राज्य में है, कौन से साल में नोटिफाई की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स। आगे इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट के अंतर्गत उनके कुल मिला के 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, और बैक एंड में अलग अलग उसके जो टारगेट्स, वहां पर ये बात की गई कि हर एक देश ने अपने कोस्टल और मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया को इस प्रकार से डिमार्केट करना होगा, और वहां कंजर्वेशन के लिए ये काम करने पड़ेंगे। कुल मिला के भारत में ऐसे 106 साइट्स हैं। स्वाभाविक है, कोस्टल एरिया की बात होगी तो वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। सबसे ज्यादा साइट्स कहां पर हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे, और कम कहां पे, ईस्टर्न पे। अगर राज्यों के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा साइट्स हैं केरला में, दूसरे नंबर पे आंध्रा एज सच, ईस्टर्न कोस्ट, फिर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर गुजरात। ठीक, तो इस प्रकार से कंजर्वेशन साइट्स में टाइगर एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर वेटलैंड, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फिर कोस्टल मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व, और वो सारी बातें करी। अब आते हैं ये प्रोटेक्टेड एरिया पे। प्रोटेक्टेड एरिया में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नाम से स्थित है कि उस इलाके के अंदर फिशिंग पे, ऑयल ड्रिलिंग, वो सब चीजों की अनुमति नहीं होगी। फिर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सारी क्या चीजें हैं। ये डेटा मैंने लिया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून, और उन्होंने भी डेटा दिखा है अप्रैल 2015, मतलब ये फेयरली लेटेस्ट है। कुल मिला के भारत में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये कितने हैं नंबर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इन्होंने बताया है। कुल मिला के ये चारों को आप ऐड करें तो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे 700 हैं। और कितना इलाका ये, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में कुछ पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या चीज है अपने पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबर वाइज भी मैक्सिमम है और एरिया वाइज भी मैक्सिमम है। दूसरे नंबर पे फिर पार्क आएंगे और वो सब। अब इनकी इंटरनल थोड़ी थोड़ी थियरी देख लेते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क कुल मिला के 103, और फोटो से ही सिद्ध है कि यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटीज और सेटलमेंट्स आर परमिटेड। उसी के आगे चलते मतलब फायरवुड कलेक्शन, वाइल्ड कैटल ग्रेजिंग, ये सब की अनुमति भी नहीं। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन अनुमति दे तो ट्राइबल लोग वहां पर ये तेंदू लीव्स, हनी, रेजिन, ऐसा कलेक्शन कुछ सिलेक्टेड सीजन में सिलेक्टेड लोग जाके कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर नॉट परमिटेड। एब्सोल्यूट स्क्वायर किलोमीटर एरिया के रूप में बात करें तो नेशनल पार्क सबसे ज्यादा कहां पर हैं, उत्तराखंड में, दूसरा नंबर आएगा राजस्थान, और तीसरा आएगा जम्मू कश्मीर। अगर हम नंबर वाइज बात करें, एक नेशनल पार्क, दूसरा नेशनल पार्क, तो ऐसे सबसे ज्यादा कहां पर है, पहले नंबर पे, पहले रैंक पे टाई है
मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार दोनों जगह पे 9 नेशनल पार्क हैं। गुजरात में कितने हैं? 4 हैं। पंजाब, चंडीगढ़, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, यहाँ पर कितने हैं? 0, 0। आगे नेशनल पार्क तो देख लिया आप। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 528 है भारत में और फोटो से सिद्ध है। यहाँ पर सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड, कि फायरवुड कलेक्शन हो, ग्रेजिंग, टूरिज्म, ये सारी बातें। इलाके के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां पर? गुजरात आएगा नंबर 1, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कवर हो गया। सेकंड नंबर होगा जम्मू कश्मीर, थर्ड विल बी आंध्र प्रदेश। अगर मतलब एरिया वाइज ये वाला रैंकिंग नंबर वाइज करें, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी, तीसरी, तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है 96, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, वहां पे 40 और हिमाचल तीसरा 28। हर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही। अब इसकी मदद से ट्रिकी एमसीक्यू निकाल सकते हैं। देखिए कुछ आपको विधान दिए गए हैं, उसमें से आपने सही विधान कौन से हैं ये पकड़ने हैं। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज एटलीस्ट 1 नेशनल पार्क। हर एक राज्य में कम से कम एक पार्क तो है ही, नेशनल पार्क। दूसरा, इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। प्रोटेक्टेड एरिया में सभी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज की प्रतिबंधित किया गया है। दोनों सही है, दोनों गलत है। जवाब क्या होगा? डी। दोनों गलत है। दोनों गलत क्यों? हमने देखा कुछ ऐसे राज्य है, फॉर एग्जांपल पंजाब, जहां पर नेशनल पार्क नहीं है, तो मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, लेकिन वहां पर सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड, तो मतलब बी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। इस कारण से जवाब होगा नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। नेशनल पार्क देख लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब प्रोटेक्टेड एरिया में 2 और चीजें, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। एज सच बेसिक फंडा दोनों का एक ही है कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके बाहर के कुछ बफर इलाका, माइग्रेशन कॉरिडोर, ऐसा कोई मतलब उसका डिमार्केशन करना हो तो उसे बोलते हैं ये रिजर्व्स। कंजर्वेशन रिजर्व तब बोलेंगे अगर वो पूरा इलाका सरकारी जमीन है, और कम्युनिटी रिजर्व तब बोलेंगे अगर वहां पे कुछ इलाका या कुछ जमीन प्राइवेट लोगों के हाथ में है। ये कम्युनिटी रिजर्व का फंड आया 2007 में और कुल मिला के केवल ऐसे 4 ही जगह हैं, ये वाला लिस्ट यहाँ पर। और एज सच एरिया वाइज आप बात करो कि नंबर वाइज बात कर लो तो कंजर्वेशन रिजर्व ज्यादा है, कम्युनिटी रिजर्व कम है। तो टाइप ऑफ साइट्स के अंदर ये हमने कुछ कंजर्वेशन साइट्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया देख लिया। प्रोटेक्टेड एरिया में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये बातें करी। अब सवाल ये, कहां से आपने ये क्लासिफिकेशन बना दिया? आगे अभी 2-3 स्लाइड में ये मैटर क्लियर हो जाएगा कि मैंने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन कहां कैसे बना दिया। हम आते हैं गो एरिया एंड नो गो एरिया। साल है 2010 और उसका मध्य भाग। उस वक्त एनवायरमेंट मिनिस्टर थे अपने जयराम रमेश। उन्होंने एक बात करी, गो एरिया एंड नो गो एरिया। कुछ जंगल इलाकों ने को उन्होंने बोला कि यह है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए इलाके ऐसे जहां पर 10% वेटेड फॉरेस्ट कवर हो या फिर 30% ग्रॉस फॉरेस्ट कवर हो। अब इसका क्या फॉर्मूला है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो मतलब ये हो गया अपना कैटेगरी ए कि जहां पर कुछ सिलेक्टेड ये इतने परसेंट फॉरेस्ट कवर हो, और उनको बोल दिया गया नो गो एरिया, मतलब वहां पर कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये हुआ अपना कैटेगरी ए और नो गो एरियाज। और दूसरा बना दिया कैटेगरी बी, मतलब जो इलाके कैटेगरी ए में नहीं है वो सारे हो गए कैटेगरी बी एंड दे आर कॉल्ड गो एरियाज। वहां जा सकते हो, मतलब माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वहां अनुमति देंगे। एज सच ये गो एरिया और नो गो एरिया ये पूरा फंडा किसके लिए था? माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कोल माइनिंग, बॉक्साइट माइनिंग, आयरन और माइनिंग, इसके लिए चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया तो फिर एनजीओ और एक्टिविस्ट मस्ती में आ गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पीआईएल का दौर शुरू हुआ कि ये गो एरिया, नो गो एरिया केवल माइनिंग नहीं, टूरिज्म, रिसोर्ट्स, ह्यूमन सेटलमेंट, फायरवुड कलेक्शन, ये सभी के लिए ये चीज लागू होनी चाहिए। और दूसरी बात, गो एरिया, नो गो एरिया को और बड़ा करना चाहिए, मतलब कि 10% फॉरेस्ट कवर हो ऐसा नहीं, अगर 5% भी हो तो भी पूरा इलाके को आप बोल दो कि वो नो गो एरिया है। सो लाइक दैट फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग केसेस और उसके चलते फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, इन्वायरमेंट क्लियरेंस की समस्या, वो सारे मुद्दे आगे शुरू होने लगे। अब मोदी सरकार आने पर ये पूरे गो एरिया, नो गो एरिया, इन्वायरमेंट क्लियरेंस की क्या
इसका अभी क्या हल निकालेंगे, ऐसा बोल के TSR सुब्रमण्यम के चेयरमैनशिप में एक ग्रीन लॉ पैनल बनाई गई और इसे पूछा गया कि आप बोलिए क्या करेंगे आप। TSR सुब्रमण्यम ने नई व्याख्या की, नो गो एरिया उसे बोलेंगे जो कि है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में कौन से, ये वाले मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। तो अगर ये वाला इलाका है देन इट इज प्रोटेक्टेड एरिया, देन इट इज अ नो गो एरिया। वहां पे कोई भी अपने माइनिंग प्रोजेक्ट वगैरह की अनुमति नहीं देंगे। सेकंड कंडीशन कि अगर ऐसा कोई जंगल है जहां पर 70% कैनोपी कवर है तो उसको भी हम बोलेंगे नो गो एरिया। मतलब सुब्रमण्यम ने कैसे व्याख्यात किया, या तो प्रोटेक्टेड एरिया ये वाले हो या फिर फॉरेस्ट में 70% कैनोपी। अब आप समझ सकते हो कि मैं ये क्लासिफिकेशन कहां से लेके आया कि प्रोटेक्टेड एरिया वाले ये इलाके और ये इसमें जो नहीं है वो सारे, मतलब ये अपना रामसर वेटलैंड कन्वेंशन या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो सारे इससे अलग इस क्लासिफिकेशन से बाहर में नहीं लगे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वो टाइगर रिजर्व वो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। आप समझो टाइगर रिजर्व होगा तो इन वे वो भी कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही होगा। सेम वे रामसर वेटलैंड कन्वेंशन तो उसकी भी जो साइट होगी वो कोई पार्क या सेंचुरी ही होगी, तो उस हिसाब से वो भी एक प्रकार की प्रोटेक्टेड एरिया होगी। और क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है सो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ नो गो एरिया और वहां पर ये माइनिंग वगैरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। सो दैट यूपीए में क्या था और अभी अब आगे से क्या रहेगा, गो एरिया नो गो एरिया बेसिक फंडा हमने समझ लिया। सुब्रमण्यम ने बोला कि ये 70% कैनोपी, तो कैनोपी चीज क्या है, जंगल के अंदर बड़े पेड़ रहते हैं और उसकी ऊंची वाले ये ब्रांचेस दे एक्ट एज रूफ ओवर दी स्मॉलर ट्रीज, उसको बोलते हैं कैनोपी। और ये चित्र मैंने ले लिया है एनसीईआरटी क्लास 7 और उसका चैप्टर 17। अगर आपको ये पहले से पता था तो बहुत बढ़िया, नहीं पता था तो मतलब सेल्फ स्टडी और बढ़ाने की आवश्यकता है। NIOS तो पढ़ना ही है और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जियोग्राफी, साइंस और दूसरी किताबों में कौन से क्लास से कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैंने ये लिस्ट लिख के रखा है, आप देख लीजिएगा। इवन क्लास 12 और 11 भी देखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल ये अपना केमिस्ट्री के अंदर 11-12 के अंदर होता है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और वहां ओजोन लेयर डिप्लीशन बेसिक फंडा तो आपको पता होगा, बट बैक एंड में उसने एडवांस कंसेप्ट बताए हैं और उसके स्टेटमेंट के निकाल के CDF असिस्टेंट कमांडेंट में सवाल निकलते हैं। तो मतलब एनसीईआरटी 7 से 10 तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ 11-12 भी देखनी है। और 11-12 के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके ये ग्रीन वाले सेल वो तो आप खास पढ़ ही लीजिएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ इधर एनवायरमेंट और जूलॉजी। इवन फूड चेन, फूड वेब के अंदर भी वो चूहे को सांप खाएगा और सांप को समड़ी खाएगी, वो तो सबको पता है, बट वो क्रस्टेशियस और क्रैब और वो वाले साइकिल, वो सारा आपको माल यहाँ से मिलेगा। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लास 11-12 की साइंस की किताबें और उसके ये ग्रीन सेल में जो लिखे हैं वो चैप्टर आप देख लीजिएगा। और आपको अगर मूड बने तो ये ऑरेंज वाले फिजिक्स में भी देख लेना, और अगर मूड बन जाए तो साइकोलॉजी चैप्टर 4 और वहां पे मेंटल डिसऑर्डर्स, उससे भी कुछ सवाल बना के पूछे गए हैं। खैर, इंडिया ईयरबुक में और आपको क्या देखना पड़ेगा। इंडिया ईयरबुक में चैप्टर 1 लैंड एंड पीपल, चैप्टर 12 एनवायरमेंट और चैप्टर 30 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये तो फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पूरे ही पढ़ लेने हैं। उसके आगे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट निकाला जाता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव कवर कितना है, सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे है, लाइक दैट। 2013 का डेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, हर 2-2 साल पे ये अपडेट होता है, तो 2015 में भी जो नया आए उस हिसाब से आप अपना बना लेना। ठीक है, वापस हम आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एनवायरमेंट एज अ क्लैश ऑफ आइडियाज। क्लैश ऑफ आइडियाज में नेशनल लेवल पे क्या क्लैश है, एनवायरमेंट क्लियरेंस का। उसके अनुगत 3 मुद्दों पे चर्चा करनी थी। पहला मुद्दा था अलग अलग इलाके, टाइप ऑफ एरियाज, और वहां गो एरिया और नो गो एरिया क्या चीज है वो देख लिया। अभी सेकंड मुद्दे पे आते हैं, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स। आजादी से पहले कौन से कानून थे। इन द ईयर 1865 ब्रिटिश सरकार ने बनाया फॉरेस्ट एक्ट, फिर 1927 में बनाया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये क्या थे, कोई एनजीओ ने फरियाद की थी और PIL डाला था तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया था, नहीं। मेन पर्पस वाज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन किस चीज का, ब्रिटिश सरकार चाहती थी भारत का रॉ मटेरियल यहाँ से ट्रेन के जरिए ले जाएं और फिर बंदरों तक पहुंचे और वहां से जहाज के रूप में वो ब्रिटेन पहुंच जाए, फिर मैन्युफैक्चर रेडीमेड गुड्स और वापस बेचेंगे, वो सारी बात। तो उसके लिए रेलवे नेटवर्क बढ़ाना था। रेल नेटवर्क बढ़ाना है तो वो
एक तो पटरियां डालनी होंगी और पटरियों के नीचे वो लकड़ी के जो टुकड़े रहते हैं स्लीपर्स, तो उसके लिए साल और टीक के पेड़ों की आवश्यकता रहती थी। फिर ये साग, शीशम और दूसरे ऐसे प्रीमियम क्वालिटी टिम्बर जिसका सीधा ही काट के यूरोप में एक्सपोर्ट करना था। तो ये सारे काम में सुविधा रहे उसके लिए ये कानून बनाए गए थे। बेसिक फंडा इन कानून का ये रहता था कि पूरा जंगल तो उसका 30% या सम परसेंट वो वहाँ के ट्राइबल मुखिया या राजा को वहाँ से पेड़ काटने की, वहाँ से ये हनी और दूसरे जो भी जंगल प्रोड्यूस है वो कलेक्ट करने की अनुमति दी जाती होती, और बाकी का जंगल ब्रिटिश सरकार का, वो जहाँ वहाँ पे जो भी कलेक्टर, चीफ कमिश्नर थे वो वहाँ से ये पूरा काम देखेंगे। और ऐसा भी नहीं कि कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी थी, जब तक वो ट्राइबल मुखिया या राजा ब्रिटिश सरकार के साथ रहता, अंटिल देन उसको वो जंगल के उतने परसेंटेज एरिया में राइट टू एक्सप्लॉइट दिया गया था, अदरवाइज वो निकाल लेते थे और ये पूरा जंगल अब हमारा है और हम काटेंगे, उस प्रकार से। तो बॉटम लाइन इज, आज़ादी से पहले बने वाइल्ड लाइफ या एनवायरमेंट रिलेटेड कानून का प्रयोजन कंजर्वेशन नहीं था, एक्सप्लॉइटेशन था। ठीक, फिर आज़ादी मिली, भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान के अंदर एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ कहाँ कैसे है। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जोड़ के रखा है। देन आर्टिकल 47 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर बोला है कि राज्य ने जनता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ को ख्याल रखना होगा। अब पब्लिक हेल्थ का शब्द आ गया तो बैक एंड में पॉल्यूशन भी आ जाएगा, और उसके चलते एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे नॉर्म्स और वो सारी बातें करनी होंगी। तो मतलब ये डीपीएसपी के रूप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ऐसे कहा गया। अनदर डीपीएसपी इज 48-A कि राज्य ने एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इन सब का ख्याल रखना होगा। तो अगेन सीधा ही ये आ गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51AG, वहां पर लिखा है कि प्रत्येक नागरिक ने फॉरेस्ट, लेक, रिजर्व, वाइल्ड लाइफ इन सब का कंजर्वेशन वगैरह करना होगा। आप शब्द पे देखो, प्रत्येक सिटीजन, एवरी सिटीजन, नागरिक ने करना होगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर बांग्लादेशी यहाँ पे आके अगर किसी बाघ को मार दे तो वो उसको अनुमति है? जवाब है ना। वाई? आप देखो पहले क्या लिखा है डीपीएसपी में 48 में, राज्य ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना होगा। तो उसके लिए राज्य को फिर पावर है कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना सकती है, और उस हिसाब से फिर वो कोई रेसिडेंट हो, सिटीजन हो, इलीगल माइग्रेंट हो, अगर वो शिकार करता है तो उसको पकड़ सकते हैं। खैर, तो एज सच ये कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, इस टाइप के सवाल तो बहुत निकलते नहीं, बट जब मुख्य परीक्षा में कुछ भी नहीं आता तो बोल बच्चन करने के लिए ये वाले मुद्दे में ये है, आप कुछ लिख सकते हो। तो मतलब शुरुआती संविधान के शुरुआती हिस्से में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, वहां पर एनवायरमेंट क्या कैसे देख लिया। अब अंत भाग में 7 शेड्यूल, सेपरेशन, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। सबसे पहले 7 शेड्यूल लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, कि वहां पर पार्लियामेंट कौन कौन सी चीजों पे कानून बना सकती है। इंडस्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स, मिनरल ऑयल, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, इंटरस्टेट रिवर्स, रिवर वैलीज, फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स। तो ये सारी चीजों में भी बैक एंड में कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पॉल्यूशन के मुद्दे बनेंगे ही, तो उस हिसाब से पार्लियामेंट वहां नियम कानून बना सकती है। 7 शेड्यूल उसका सेकंड लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट, वहां पर क्या चीज है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट, प्लांट डिसीज, लैंड कॉलोनाइजेशन, फिशरीज। फिर ऐसा हमने देखा कि इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट वो यूनियन लिस्ट में, बट उसके अलावा वाली जो जो चीज है उसके ऊपर कौन देखेगा, राज्य देखेगा, और राज्य देखेगा मतलब राज्य की विधानसभा कानून बनाएगी। एक मुद्दा आप पिछले लेक्चर में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में याद करो, वाटर तो वो किस में लिस्ट पे है, स्टेट लिस्ट पे, लेकिन भारत की संसद ने वाटर के पॉल्यूशन के ऊपर कानून बना के रखा है। तो अब ये कैसे हो गया, क्योंकि आर्टिकल 252 में बोला गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य पार्लियामेंट को विनती करे तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दी गई चीज पे भी कानून बना सकता है। तो उस हिसाब से ये वाटर एक्ट बनाया गया इन द ईयर 1974। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट देख लिया, स्टेट लिस्ट देख लिया, अब तीसरा बचा कॉन्करेंट लिस्ट। वहां पे है फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। तो इन सारी चीजों पे ऊपर संसद भी कानून बना सकती है, नीचे विधानसभा भी कानून बना सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, यहाँ कहीं पर भी एनवायरमेंट एज सच नहीं आया।
तो मतलब एनवायरमेंट एक हो गया रेसिडुअल मैटर, और रेसिडुअल पे कौन कानून बना सकता है? राज्य की विधानसभा नहीं बना सकती, केंद्र की संसद बना सकती है। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वो सारी चीजें बनाई। एक एमसीक्यू ट्राई करते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? Parliament of India has enacted laws on water and environment using its power to legislate on state list by consent of 2 or more states. पर्यावरण पे भारत की संसद ने कानून बनाया है क्योंकि वो स्टेट लिस्ट का मसला है, लेकिन 2 से अधिक विधानसभाओं ने उसको अनुमति रिक्वेस्ट किया होगा, इस कारण उसने पार्लियामेंट ने ये कानून इन्वायरमेंट पे बनाए हैं। ये हुआ अपना पहला वाक्य। Second statement, if Parliament enacts law on state matters under Article 252, it is mandatory for all states to implement it. यदि संसद 252 के चलते राज्य लिस्ट से कोई कानून बनाए तो सभी भारत के सभी राज्यों ने उसे लागू करना होगा। दोनों सही है, दोनों गलत हैं? जवाब क्या है? दोनों गलत है। क्यों? एनवायरमेंट पे कानून बनाया इसलिए क्योंकि वो रेसिडुअल मैटर था, किसी ने ऊपर नीचे विधानसभाओं ने भीख नहीं मांगी थी, तो मतलब स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि अगर संसद स्टेट लिस्ट पे कानून बनाएगी तो सभी राज्यों ने वहां पर मानना होगा। 252 में ऐसा नहीं, जो 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभाओं ने ऊपर रिक्वेस्ट किया है संसद को कानून बनाने के लिए, उन्हीं ने उसे मानना होगा। दूसरे राज्य वो चाहे तो उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट वो बाध्य नहीं है कि उसे लागू करना ही है। So therefore statement B is also wrong. तो जवाब क्या होगा? Neither A nor B is correct. That's why answer is D. खैर, हम लोग बात कर रहे थे आजादी से पहले और बाद में क्या क्या हुआ कानून संविधान के रूप में। आजादी के पहले कानून क्या थे देख लिए, एक्सप्लॉयटेशन उनका मुख्य मुद्दा था। आजादी के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देख लिए। अभी कानून पॉलिसी की बात कि 50s to 70s में क्या हुआ। 52 में भारत की सबसे पहली इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई और वहां पर यह मसला था कि अपना जितना भी लैंड एरिया है उसका 1/3 मतलब 33% तो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। आगे चल के 1988 में इसको अपडेट किया गया। फिर इन द ईयर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। उसमें क्या क्या प्रावधान है अभी आगे बात करेंगे। उसी साल यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम दैट इज यूनेप, उसका स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए। बेसिक फंडा ये था कि पॉल्यूशन को काबू में लेना है, तो इसे उसके अनुसंधान में वाटर एक्ट और एयर एक्ट बनाए गए। आगे 50s to 70s का देख लिया। 80s में क्या हुआ, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया कि अगर जंगल की जमीन को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए डाइवर्ट किया जाए तो उस पर क्या नियम कानून होंगे, वो सब ये रेगुलेट करेगा। 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है, इन सीटू प्रोटेक्शन करना है। इन सीटू मतलब उनको पिंजरे में बंद करके जू में रखेंगे नहीं, वो जो भी इलाके के अंदर है वहीं पर कोई वाइल्ड लाइफ पार्क, सेंचुरी और इस प्रकार से, और जनता के सपोर्ट के साथ प्रोटेक्शन करना है। देन इन द ईयर 1984 दिसंबर में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज के चलते भोपाल में गैस डिजास्टर, और उससे सबक लेके इन द ईयर 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसके चलते केंद्र सरकार ये जो भी इंडस्ट्रियल हैजार्डस केमिकल वगैरह है उस पर नियम कानून डिस्पोजल रिलेटेड चीजों पे ध्यान रखती है। आगे चल के हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाए गए और उसे अपडेट किया गया और वो सारी बातें। ठीक, तो 80s के अंदर कुछ ऐसे चला। 90s और उसके बाद क्या, 91 में कोस्टल रेगुलेशन जो CRZ आया और 2011 में अपडेट किया गया। 94 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया और 2006 में उसे और अपडेट किया। 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट और 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। अब जूम आउट करके इस पूरे चित्र को देखना हो तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। कुछ तो संविधान रिलेटेड मसले, ये 48, 51 और वो सारी बातें। देन जनरल लॉ, ऐसा बोल सके तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 जो सभी जगहों पे कुछ ना कुछ कवर करता है। देन सम इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक थिंग, फॉर एग्जांपल वाटर पॉल्यूशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें, और ये सारे कानूनों को लागू करके उसका अगर वायोलेशन हो तो काम कौन देखेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग एनवायरमेंट क्लियरेंस और वो सारे नेशनल जो मुद्दे चल रहे हैं। सबसे पहले हमने देख लिया टाइप ऑफ एरियाज, गो एरिया क्या है, नो गो एरिया क्या है। सेकंड, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या चल रहे हैं। एंड थर्ड थिंग अब देखेंगे ग्रीन लॉ पैनल की हाँ ये बराबर है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल तो है,
बट एनवायरमेंट क्लियरेंस में समस्या आई और फिर फास्ट ट्रैकिंग करने के लिए मोदी ने एक ग्रीन लॉ पैनल बनाई। तो फिर ये ग्रीन लॉ पैनल आगे क्या क्या बातें करके गई वो अब बाकी के लेक्चर में चर्चा करेंगे।